भारत का पहला एंटी कांग्रेसी नेता, यानी कांग्रेस के विरोधी नेता। नहीं, हम दिखने में दिक्कत होता उधर से, चलो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे राम मनोहर लोहिया। इनके बारे में इतिहास कहा जाता है कि कब 1962 का चुनाव था, या शायद 62 का ही चुनाव था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मैदान में उतरे थे, भले हार गए थे। एंटी कांग्रेसी नेता सबसे पहला इन्हीं को कहते थे। उस समय का दौर ऐसा था कि कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा होना किसी के बस की बात नहीं थी। तो हमने सोचा चलिए आपके नए सिलेबस के हिसाब से इनको ले लें। राम मनोहर लोहिया के बारे में अगर लिखने के लिए बोले तो ये प्रमुख समाजवादी विचारक, राजनीतिज्ञ, मौलिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। संसद में भारत सरकार के अपव्यय पर उनकी बहस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बहस होती है ना, मतलब संसद में किसी भी मैटर पे, तो वहाँ पर जो इनका भारत सरकार के अपव्यय, भारत सरकार जो गलत खर्च करती थी, सरकार का काम क्या है, जनता की भलाई के लिए आप खर्च करिए, लेकिन अगर कुछ गलत खर्च करें तो अपोजिशन का काम रहता है कि उसका विरोध करिए। और इन्होंने पहली बार नेहरू के विरोध में एक भाषण दिया था जिसे 3 आना 15 आना कहा गया था। ये 3 आना 15 आना क्या है, इस विषय पे अगर आप देखते हैं, आगे हमने लिया है शायद, उस समय बोला गया था कि जिस समय ये भाषण दे रहे थे, भारत में जनरली क्या बोला जाता है कि आम आदमी की आय का काउंटिंग होती है कि प्रति व्यक्ति आय देश का कितना है। तो उस समय की जो काउंटिंग थी, प्रति व्यक्ति आय 3 आना था। आना हम लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग इस समय 8 आना, 50 पैसा को 8 आना बोलते सुना था ना, उसके आधे को 4 आना। हमने 5 पैसा से शुरू किया। आप लोग 5 पैसा देखे होंगे कि पता नहीं, एल्युमिनियम वाला पैसा देखे थे ना। हमारी ज़िंदगी 5 पैसा से ही शुरू हुई थी, तो उस 5 पैसा से नीचे हमने नहीं देखा था। सुनने में आता 1 आना था, 2 आना था और भी था। तो और 25 पैसा को 4 आना बोलते थे, क्योंकि हड़प्पा में आपको पढ़ा है ना, 16 आना को 100%, यानी 1 रुपया को 16 आना बोला जाता था। चलिए जो भी हो, तो ये 3 आना बोला जाता था उस समय आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय थी देश में। और नेहरू जी एक कुत्ता पालते थे, उनका प्रतिदिन का खर्च 15 आना था। तो ये जो सेंटेंस है, ये राम मनोहर लोहिया का नेहरू जी पर व्यंग था। और उसी सेंटेंस से लेके 3 आना 15 आना की आज भी ये प्रसिद्ध है कि राम मनोहर लोहिया ने संसद में बैठ के नेहरू के प्रति, ये नेहरू के विरुद्ध भाषण दिया था। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में क्या कहा जाता है कि भारत में गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया था। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में हुआ था। प्रमुख समाजवादी विचारक थे, एंटी कांग्रेसी थे, ठीक है। और उनकी आकस्मिक मृत्यु 1967 में हुई थी। ये सब चीज़ सिंपल पढ़ने का चीज़ है, हमारे पढ़ाने का चीज़ नहीं है। लेकिन इनका जो मेन सिद्धांत था, ये सिर्फ उस सिद्धांत के विचारक रहे, इस पे अमूल चूक कुछ कर नहीं पाए। इन्हीं के सिद्धांतों पे चल के जयप्रकाश नारायण की जो पार्टी थी, जनता पार्टी, या जो इनका विचारधारा था, ये राम मनोहर लोहिया के विचारधारा से प्रेरित थे। यानी जयप्रकाश नारायण बोला जाता है कि कांग्रेस के, यानी कि महात्मा गांधी के तो थे ही वो सब बहुत बड़े पुजारी, और नेहरू और इंदिरा गांधी के घरेलू रिश्ते से आते थे, मतलब वो घर का आना जाना समर्थक थे, बट राजनीतिक रूप से 100% विपरीत थे और कभी भी कांग्रेसी विचारधारा के नहीं हो पाए। इसीलिए उनको समाजवादी विचारधारा का माना जाता है। समाजवादी विचारधारा राम मनोहर लोहिया का देन था और जयप्रकाश नारायण उसके धूर प्रवर्तक थे, जिन्होंने इस चीज़ को वही 1974 के बाद बहुत अधिक आगे बढ़ा, ठीक है। हारना बड़ी बात नहीं है, खली से लड़ेंगे तो हम भी हार जाएंगे, लेकिन मंच पे खली से अगर 5 मिनट टिक गए तो भी नाम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? सिंगल चेचिस आदमी खली के साथ 5 मिनट लड़ा। तो वैसे ही राम मनोहर लोहिया इसलिए फेमस हुए कि नेहरू का कंपेयर में उस समय कोई लीडर नहीं था। नेहरू नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लीडर माने जाते थे उस टाइम के। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव हुआ था नेहरू के खिलाफ, तो उस अविश्वास प्रस्ताव में राम मनोहर लोहिया ने 90 मिनट तक भाषण दिया था, और हिंदी में। जनरली इंग्लिश में बोले जाते हैं, पुराने नेता तो और सब पढ़े लिखे दूर के थे, हिंदी में भाषण दिया था। उसी में बनाम ये 3 रुपया नहीं है, बाद में इसको करेक्शन किया गया था 15 पैसा। तो 1960 में जो राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद का लेके आगे बढ़ा, तो उन्होंने उनका विचारधारा क्या किया था, उनकी मांगे क्या क्या थी, या उनका सोच क्या क्या था, तो उन चीज़ों का मैंने लिया। क्या क्या था? सबसे पहला गरीबी हटाओ, जिसको लेके 1971 में इंदिरा सरकार आई, ठीक है। दूसरा दाम बांधो। दाम बांधो का मतलब क्या होता है, जो अभी आप लोग पढ़ते हैं MSP,
है ना। ऐसे जनरली तो सब जगह एमएसपी है, बट जो हमारा किसान का अनाज है उसका एमएसपी सरकार तय करती है। बाकी आप कुछ भी सामान मार्केट से लेने दीजिए जो उद्योग से रिलेटेड है, सब पे लिखा रहता है ना, उस पे एमएसपी नहीं एमआरपी लिखा रहता है, जिसका मतलब क्या होता है एमआरपी का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके आगे एक और वर्ड में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जितने टाइप के टैक्स हैं सबको लगा के सबसे छोटा से छोटा दुकानदार इससे अधिक दाम नहीं ले सकता है। परंतु छोड़िए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एमआरपी से ऊपर में अधिक आपको मिलेगी। जनरली नहीं पड़े तो आप दूध लेने चले जाइए सुधा का, कहेगा बिजली बिल का पैसा लेते हैं। ठंडा पीने चले जाइए, हर दुकान का रेट अलग अलग है, मेरे यहाँ का बिजली अलग है, उसके यहाँ का बिजली अलग है। तो जो भी वो बात की बात है, बट जो सरकारी नियम है उसमें एमआरपी से अधिक रेट आप नहीं ले सकते हैं। जो किसान के लिए धान चावल मक्का, धान मक्का गेहूँ चावल नहीं, इन लोगों के लिए होती है एमएसपी। उसको बोला जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, नॉट मैक्सिमम, कि बट किसान बेचारे उससे भी कम में बेचना पड़ता है। उस पर कभी बाद में आएंगे, वो इकोनॉमिक्स की चीज़। हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक बोला, हिंदी अच्छी बात, हम तो अंग्रेजी में बोल दिए, सही बात है, ठीक है। नहीं, हिंदी हमको भी सिखाते रहो, हैं हिंदी मीडियम के, लेकिन भूल गए। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, मालूम है ना। पढ़े हिंदी में, संगत अंग्रेजी वाले के होते होते हम भी थोड़ा वो एंग्लो इंडियन टाइप के आदमी हो गए हैं। गलत है, लेकिन क्या करें। तो दाम बांधो में उस समय जो था, बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ थे जिसका दाम सरकार फिक्स नहीं करती थी, तो दाम बांधो उससे रिलेटेड था। हिमालय बचाओ, आज भी बहुत सारे पर्यावरणविद हैं जो हिमालय के लेकर साइंटिफिक रूप से रिसर्च। तो राम मनोहर लोहिया का उस समय का डिमांड था कि अगर देश को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, तो प्राइमरी है आप हिमालय को बचाओ। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह अभी सुनते ही रहते हैं, डिटेल जाएंगे नहीं, उससे सबसे अधिक खतरा हिमालय को ही है ग्लोबल वार्मिंग का। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे नियम, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो बोला जाता है कि कितना हिमालय पिघल जाएंगे, समुद्र लेयर इतना बढ़ जाएगा। तो चलिए वो अलग चीज़ है। जो चौथा सबसे बड़ा उनका डिमांड था, अंग्रेजी हटाओ, आज तक नहीं हटा। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब आई भारत में, पढ़े होंगे आप लोग। इसमें मैकाले आपका था भारत का वायसराय, और उन्होंने मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई थी। ठीक है, इस पर कभी डिटेल चर्चा होगी तो मैं बताने की कोशिश। पहले मैकाले पूरा देश का भ्रमण किया था, पूरा भारत का, और अपने इंग्लैंड में महारानी को रिपोर्ट दिया कि अगर भारत पे अगले 200-400 साल तक राज्य करना है तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा पद्धति को चौपट कर दीजिए। अगर आपके ऊपर हमको राज करना है ना, तो मेरी नियम होना चाहिए कि सबसे पहले तुमको पढ़ने नहीं दें, मूर्ख रख दें। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, अपने गुलामों को बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो भारत की जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो आज से बहुत विकसित था। तो पहले सबसे पहले मैकाले ने शिक्षा पद्धति को चौपट किया, उस पर डिस्कस कभी और करेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है ना, भारत के लिए अभिशाप है, जो भारत को बढ़ने नहीं दिया। चाइना जाओगे, चाइना इतना आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि उसकी अपनी सारी जो मातृभाषा है चाइनीज़ है, दुनिया को चाइनीज़ बोलता है। तुमको अगर हमसे मिलना है तो चाइनीज़ सीख के आओ, हम तुमसे मिलने के लिए अंग्रेजी सीखने नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं ना। आपको अगर मेरी ज़रूरत है तो आप मेरी भाषा में सीख के आओ, नहीं तो हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत में ये उल्टा हो गया। ये चाइना जहाँ का बच्चा कोई चाइना में अगर बोल देगा भोजपुरी में तो बहुत तुम उसको मतलब क्या बोले जाओ, रेस्पेक्टेड मानोगे। अरे फल्ला भैया चाइनीज में बोलते हैं, इंडिया में बाहर जगह नहीं माना जाता है। तो भारत में ये मैकाले ने उल्टा करा दिया। अंग्रेजी बोलो समाज में इज्जत मिलेगा, चाइनीज बोलो और इज्जत मिलेगा, जापानीज सीख लो भगवान मान के पूजा करेगा, भले समझ में आए चाहे नहीं आए, टांग टूंग टिंग क्या बोला मालूम नहीं। जापानीज में कुछ हमको बोल दे समझ में आएगा नहीं आएगा, तो ये गलत है। हमारी भाषा क्या थी, संस्कृत, जो विलुप्त है। अभी संस्कृत में 10 सेंटेंस कोई नहीं बोल पाएगा, हिंदी नहीं जानते हैं, इंक्लूडिंग भोजपुरी की अपनी भाषा खोरठा है। भोजपुरी के आधे बच्चे को शुद्ध खोरठा नहीं आता होगा, है कि नहीं, नहीं आता होगा। हमारी अंगिका है, हमें भी 90% ही अंगिका शुद्ध आता है, 10% गलत ही बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। तो हम अपनी भाषा से विमुख हो गए सिर्फ इस मैकाले के कारण। एक ही आदमी है, सोचो कितना पावरफुल था। नदियां साफ करो, आज भी इस पे बहुत सारे मूवमेंट आते हैं। पिछड़ों को विशेष अवसर दो, आरक्षण आ ही गया धीरे धीरे, मंडल कमीशन क्या क्या होते होते। ठीक है, बेटियों की शिक्षा आज भी चलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और नारा चलते ही जा रहा है। पता नहीं बेटी पढ़ाएंगे बचाएंगे कि नहीं, मालूम नहीं। तो ये राम मनोहर लोहिया ही लेके आए थे।
विकास का समुचित प्रबंध हो, गरीबों का इलाज का इंतजाम हो, जो हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, पीएचसी वगैरह, आज भी देख लो जाओगे तो तालाबंद ही मिलेगा, डॉक्टर का पेमेंट 90,000। तो ये सब चीज़ों का समाजवाद का मतलब क्या है कि आप समाज के लिए काम करो, ठीक है। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की चर्चा हो रही थी, ठीक है। खेती और उद्योग में समन्वय बनाकर विकास करें, जो भी मोदी जी बहुत ध्यान दिए हुए हैं, जिसका विरोध हो रहा है, खेती का 3 कानून, उसमें यही कह रहा है खेती और उद्योग के साथ कोऑर्डिनेशन कराइए, मतलब समन्वय कराइए कि किसान भी अपने प्रोडक्ट को उद्योग के हिसाब से बेच सके, है ना। अच्छा चावल खरीदने जाते हो, क्या लीटर किलो मिलता है? 100 रुपये। अगर ढंग का चावल खाने वाला बढ़िया खरीदने जाओ तो 90-100 रुपये से कम में नहीं मिलता है अभी, ठीक है। और धान 17 रुपया, सब चावल धाने से बनता है कि नहीं है। तो किसान अगर उसी के चावल को चावल बनाने की कोशिश करेंगे तो 20 में बेचेंगे, 17 वाला धान है, और वही कोई उद्योग वाला लेगा, उसमें थोड़े से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना के वो चावल 60 रुपये में बेचता है, मुनाफा 5 गुना। तो इसीलिए बोला गया कि खेती को उद्योग की तरफ में ले जाके उसे उस हिसाब से क्या करें। गरीबी के पताल और अमीरों के आकाश का फासला कम करो। एंटालिया 2-4 आदमी का फैमिली में 500 नौकर, पूरा भोजुडी 5000 के फैमिली में 500 नौकर नहीं होगा। तो इसको बोला गया, एंटालिया समझ में आया ना किसके लिए बोले, किसके लिए? एंटालिया मुकेश अंबानी का घर है, और उसके घर में वही एंटोलिया मुकेश अंबानी का घर में है। बोला जाता है कितना, 500 की 5000 नौकर है उस घर में, 600 तो हुआ ना यार, कम है। देखो पूरा रिकॉर्ड रखा है, ये भी पूरा खोजी आदमी है, नो डाउट। अच्छा लगा, तो हाँ नज़र रखता है। तो कम है, 4 आदमी के लिए 600 नौकर बहुत है ना। और मुझे पूरे भोजुडी का सारे नौकर को मिला दो, बढ़ गया ना। ठीक बोला, नौकर भी बढ़ जाएंगे, कुछ दिन बाद नौकर भी बढ़ जाएंगे, देखना 10-20 नौकर और बढ़ेंगे। तो उसका फासला कम करो। दैट मीन्स कि अमीरी और गरीबी के बीच का फासला कम करो। और इसी मुद्दे को लेकर कौन गठन किया था? चारू मजूमदार, नक्सली। उसका मेन मकसद यही था, गरीब और अमीर के बीच का फासला कम करो।